समझेंगे कि समांतर श्रेणी कितने प्रकार का होता है। यानी कि समांतर श्रेणी का प्रकार, समांतर श्रेणी के प्रकार के अनुसार देखेंगे तो यह दो प्रकार का होता है समांतर श्रेणी। हिंदी में इसको परिमित एपी और अपरिमित एपी कहा जाता है। यानी परिमित एपी और अपरिमित एपी समांतर श्रेणी का यह प्रकार है, परिमित और अपरिमित। परिमित को फिनिट और अपरिमित को इनफिनिट कहा जाता है। अब सबसे पहले देखेंगे परिमित एपी के बारे में। तो परिमित एपी उसी को कहा जाता है जिसमें संख्या का अंत हो जाता है, यानी कि संख्या उसके बाद नहीं होता है। परिमित एपी, परिमित एपी परिमित एपी यानी फिनिट एपी के बारे में हम लोग जानेंगे तो पता करते हैं इसी के बारे में। जैसे मान के चलिए कोई अंक हो गया 1 2 3 4 5, अगर इसके बाद जस्ट डॉट डॉट लगा हुआ है तो वह परिमित एपी है ना नहीं कहलाता है। सॉरी, परिमित एपी के बारे में जस्ट बता देते हैं कि 1 2 3 4 5 यहाँ पर दिया हुआ है। अगर जिसमें संख्या के बाद डॉट डॉट नहीं लगा रहे तो उसको परिमित एपी कहेंगे, और यदि संख्याओं के बाद डॉट डॉट लगा हुआ रहे तो उसको अपरिमित एपी कहा जाता है। यानी कि अगर कोई संख्या का श्रेणी है और उस संख्याओं के श्रेणी के अंत में डॉट 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 लगा हुआ है तो उसको अपरिमित एपी कहा जाएगा। यानी कि संख्या का अंत नहीं है, संख्या अनंत है तो वह अपरिमित एपी कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डॉट मिटा देते हैं और दूसरा संख्याओं का श्रेणी देखते हैं। 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। यह जो संख्या का श्रेणी है 2 4 6 8, इसमें संख्याओं की सूची यानी श्रेणी उसके अनुक्रम के बाद डॉट डॉट लगा हुआ है तो इसको हम लोग अपरिमित एपी कहेंगे। अपरिमित एपी, अपरिमित एपी। तो आप लोग को भी यही जानना है कि परिमित एपी किसे कहा जाएगा। तो संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें संख्याओं के अनुक्रम के बाद अंतिम संख्या यानी संख्याओं का अंत हो जाए तो उसे परिमित एपी कहा जाता है। अगर किसी संख्याओं के श्रेणी में संख्या अंतिम संख्या के अंत में डॉट डॉट लगा हुआ है अर्थात संख्या अनंत है तो वैसी स्थिति में उसको अपरिमित एपी कहा जाता है। परिमित और अपरिमित, परिमित और अपरिमित की यही पहचान है कि किसी भी अगर संख्याओं की सूची और श्रेणी में यानी कि उसके अनुक्रम में डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है यानी कि संख्या अंतिम है तो उसको परिमित एपी कहेंगे। अगर किसी संख्याओं की श्रेणी और उसकी सूची में डॉट डॉट लगा रहेगा यानी कि संख्या जब अनंत रहेगा तो उसको अपरिमित एपी कहा जाता है। अब इसके बाद आता है व्यापक रूप। व्यापक रूप यानी कि एपी का व्यापक रूप। व्यापक रूप, अब देखते हैं कि व्यापक रूप क्या होता है। यानी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप किसे कहा जाता है और क्या होता है। तो व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि ए और डी क्या है। ए, फिर ए में डी जुड़ा हुआ है, उसके बाद ए में 2d जुड़ा हुआ है, ए में 3d जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को जानना है कि ए क्या है और डी क्या है। तो फिर वही बताएंगे कि ए जो है संख्याओं का पद है, यानी कि ए जो है संख्या के पद को सूचित करता है, टर्म।
ए जो है पद है जिसको इंग्लिश में टर्म कहा जाता है, और डी जो है सार्व अंतर है। डी को सार्व अंतर रख सकते हैं। डी जो है सार्व अंतर है। सार्व अंतर को कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में कहा जाता है, यानी ए प्लस टी ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। इसे हम लोग किसी भी एपी का व्यापक रूप कहते हैं, यानी कि जो ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, ये जो है संख्या का अनुक्रम, इसको समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहा जाता है, जिसमें ए जो है पद है और डी जो है सार्व अंतर है। दोनों तरफ लिखा हुआ है। यहाँ पर जो ए है और डी है, इसको A1 A2 A3 A4 लिख सकते हैं। A1 A2 A3 A4, इसका मतलब हुआ A1 का मतलब होता है प्रथम पद, यानी पहले पद को A1 के रूप में लिखते हैं, द्वितीय पद को A2 कहा जाता है। इसी तरह से तीसरा और चौथा पद भी A3 A4 है, यानी प्रथम पद को A1, द्वितीय पद को A2, तृतीय पद को A3, चतुर्थ या चौथा पद जो भी कहिए उसको A4 से निर्देशित किया जाता है, यानी कि चौथे पद के रूप में A4 हम लोग संकेत के रूप में लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है डी, यानी कि जो सार्व अंतर हम लोग का कॉमन डिफरेंस होता है, उसका संकेत होता है डी। डी में भी D1 D2 D3 D4 आगे आएगा। D1 D2 D3, यहाँ पे D1 D2 D3 सार्व अंतर को डिनोट करता है। जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद था, तो सार्व अंतर भी जो होता है उसको आवश्यकता के अनुसार लिख सकते हैं। ज़्यादातर इसका यूज नहीं होता है, लेकिन लिखा जा सकता है D1 D2 D3। जब संख्याओं का अनुक्रम निकालते समय, जैसे कि मान के चलिए 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हम 2 को A1, 4 को A2, 6 को A3 और 8 को A4 लिखते हैं, तो दो सर्व अंतर प्राप्त कर सकते हैं। इसी को समझाने के लिए लिखा जा रहा है D1 D2 D3 का मतलब क्या हुआ। हम लोग दो सर्व अंतर जब प्राप्त करेंगे तो D1 D2 D3 के रूप में उसको लिख सकते हैं। D1 बराबर हो जाएगा कि A2 माइनस A1। A2 के स्थान पे 4 है, A1 का मान 2 दिया हुआ है, तो 4 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 2, अर्थात D1 बराबर 2 प्राप्त हुआ। अगर इसको मिटाकर आगे हम लोग D2 लिखते हैं या आगे नेक्स्ट, तो D1 का मान प्राप्त हुआ A2 माइनस A1 का उपयोग करके हम लोग को D1 बराबर 2 प्राप्त हुआ। अब जस्ट D2 का मान प्राप्त करना है, सार्व अंतर दूसरा जो है, तो इसमें हो जाएगा कि A4 माइनस A3। A4 का मान यहाँ पे दिया हुआ है 8, यानी कि A4 का मान जो 8 है, और A3 का मान हम लोग को A3 का मान जो दिया हुआ है 6 है। तो क्या करेंगे कि 8 माइनस 6 बराबर हो जाएगा 2, अर्थात D2 का मान
तो प्राप्त हुआ। इसीलिए हम समझाए हैं A1 A2 A3 A4। A1 A2 A3 A4। A1 का मतलब होता है पहला पद, A2 का दूसरा पद, A3 का मतलब हुआ तीसरा पद, A4 का मतलब चौथा पद। उसी तरह से सर्व अंतर भी होता है, यानी D1 D2 D3। यहाँ पे हम लोग D1 को प्राप्त करने के लिए संख्या के अनुक्रम 2 4 6 8 में इसी से प्राप्त किए हैं। तो देखिए A2 माइनस D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान दिया हुआ है 4, A1 का मान दिया है 2। 4 माइनस 2 बराबर 2, अर्थात D1 बराबर 2। D2 का मान प्राप्त करने के लिए अगले पद में से पिछले वाले पद को घटाएंगे हम लोग, तो हो जाएगा कि D2 बराबर A4 माइनस A3। A4 का मान 8 दिया हुआ है, A3 का मान 6 दिया हुआ है, इसीलिए D2 बराबर 2 प्राप्त होगा। अब इतना बेसिक जानकारी प्राप्त करने के बाद, यानी कि सार्व अंतर का प्रकार, समांतर श्रेणी का प्रकार, सार्व अंतर पद व्यापक रूप जान चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग शायद अगले बार एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो